हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो इस वीडियो में हम कंपेंसेशन मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक्स हैं। ये यूनिट तो वाकई में बहुत ज्यादा इजी है। देखो, इसमें हमने क्या पढ़ना है, कंपेंसेशन पढ़ना है स्पेशल ग्रुप्स का। मतलब जो कंपेंसेशन देती है कोई भी कंपनी स्पेशल ग्रुप वाले पीपल को। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स हो गए, सीईओज हो गए, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, सीनियर मैनेजर्स हो गए, कोई प्रोफेशनल्स हो गए या नॉलेज वर्कर्स हो गए, R&D स्टाफ हो गया। सो ये हमने पढ़ना है कंपेंसेशन ऑफ स्पेशल ग्रुप्स। एक बात बता देती हूँ, मैंने लास्ट यूनिट में ना आपको एलिमेंट्स बताए हैं कंपेंसेशन के, फर्स्ट यूनिट में भी क्लियरली बताए हैं। तो देखो यार, कंपेंसेशन प्लान में ना ऑलमोस्ट चीजें तो सेम ही होंगी। आपकी बेसिक भी सेम होगी, वेरिएबल पे, बोनस, थोड़ा प्रमोशंस वगैरह, ये सब चीजें तो थोड़ी कॉमन ही होंगी। बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ जाती है जब हम डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव्स वगैरह की बात करते हैं। सो मैंने जो थोड़ी सी वेरिएशंस वाले पॉइंट्स है ना, वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। एलिमेंट्स आप किसी में भी लिख के आ सकते हैं, उसके बाद एडिशनल पॉइंट्स ऐड करके अपने आंसर को इफेक्टिव बनाना। बट जो एडिशनल पॉइंट्स है ना, वो हमेशा हमें पहले लिखने हैं। ठीक है। सो अगर आप नॉर्मली बात करो तो आपको पता है कि जो वर्थ, ये मैंने पहले भी अप्रोचेस बताई हैं यूनिट नंबर 2 में। तो ये अप्रोचेस होती हैं कुछ, ये अप्रोचेस 6 की 6 याद कर लेना। ये किसी भी क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो कि किस वे से कोई भी पर्सन की जो जॉब है या जो कंपेंसेशन है वो इवैल्यूएट की जाती है। सो आपको पता है कि हर एक जॉब की जो वर्थ है वो अलग अलग होती है, और इसी वजह से हर एक का जो जॉब इवैल्यूएशन का प्लान होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं किसी भी कंपेंसेशन की, किसी भी को, जो भी हम किसी को सैलरी देते हैं उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है और मल्टीपल अप्रोचेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो कंपनीज को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो हर एक चीज के बीच में बैलेंस बना के रख रहे हैं जब भी वो किसी पर्सन की सैलरी को डिटरमाइन कर रहे हैं। मतलब जो इंटरनल इक्विटी है, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं या बजट है उनका, उन सबको वो प्रॉपरली मैनेज करें कि वो जो उनको सैलरी दे रहे हैं वो उनके बजट के अंदर भी है, मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव उसके कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी है, इंटरनल इक्विटी के अकॉर्डिंग भी है, गोल्स के अकॉर्डिंग भी है। तो कंपनी को ये सारी चीजें ध्यान में रख के कंपेंसेशन एप्रोप्रिएट देनी पड़ती है। और उसके अलावा कंपनी को रेगुलर रिव्यूज करने पड़ते हैं और एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, ताकि वो इन चीजों के साथ हमेशा अलाइन करे। ये ना हो कि आपने कोई बंदे को इतने कम सैलरी दे रखी है कि वो आपकी कंपनी छोड़ छोड़ के दूसरी कंपनीज में जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या क्या अप्रोचेस हो सकती है व्हेन एस्टिमेटिंग अ वर्थ ऑफ एग्जीक्यूटिव जॉब, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हो आप किसी की भी जॉब का। तो सबसे पहले अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच। कौन सी अप्रोच? टॉप डाउन अप्रोच। पहले हम ये 6 अप्रोचेस के नाम याद कर लेते हैं। वैसे तो और भी अप्रोचेस होती है बट हम मेजरली ये 6 ही करके जाएंगे। ठीक है। सो टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप्रोच, ये दोनों याद हो जाएंगी। उसके अलावा जो उनका बजट है कंपनी का, उस बेसिस पे वो सैलरी डिसाइड करें। बजटरी अप्रोच, मार्केट बेस्ड अप्रोच, मार्केट में जो चल रहा है। उसके बाद इक्विटी बेस्ड अप्रोच एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अप्रोच। तो हमने ये 6 अप्रोचेस याद करनी है। उसके अलावा कंटिजेंसी अप्रोच भी होती है। यूजुअली कंपनीज क्या करती है, एक अप्रोच पे डिपेंडेंट नहीं होती। ये जितने भी अप्रोचेस मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, यूजुअली इनका मिक्स एंड मैच चलता है इन द रियल लाइफ। तो जब भी हम डिटरमाइन करते हैं किसी की वर्थ ऑफ एन एग्जीक्यूटिव जॉब, तो ये अप्रोचेस हैं। अप्रोचेस के नाम याद करें दोबारा से: टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, बजट अप्रोच, मार्केट अप्रोच, इक्विटी अप्रोच, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अप्रोच। नाम याद हो गए। टॉप डाउन का मतलब होता है कि जब भी कंपनी ना डिटरमाइन करती है कि किसको क्या कंपेंसेशन देना है, सबसे पहले प्री डिटरमाइन होता है एग्जीक्यूटिव का कंपेंसेशन पैकेज, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद वो डिसाइड होता है, उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स करी जाती है कि कंपनी का साइज ये होगा, इंडस्ट्री ये होगी, परफॉर्मेंस ये होगी। मतलब बाकी चीजें बाद में डिसाइड की जाती है। कंपेंसेशन पैकेज जो होता है, टॉप से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, सो टॉप पे जो एग्जीक्यूटिव का कंपेंसेशन पैकेज है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। बॉटम अप में क्या होता है कि आपने मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय कर दी, जॉब एनालिसिस और जॉब की वैल्यू वगैरह तय कर दी। उसके बाद एंड में आप जो एग्जीक्यूटिव की पे है वो एज अ बेंचमार्क लेके चलोगे। टॉप डाउन में आप स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलोगे, बट बॉटम अप में आप जो एग्जीक्यूटिव की पे है उसको बेंचमार्क लेके चलोगे। बजटरी अप्रोच क्या कहती है कि जो एग्जीक्यूटिव को आप कंपेंसेशन दे रहे हो वो कंपनी के बजट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो यूजुअली आप एक प्री डिटरमाइंड परसेंटेज रखते हो कि इतना परसेंट आप देते हो। सो बजटरी में मेन फोकस बजट पे होता है। अब मार्केट बेस्ड अप्रोच पे आप जो भी डाटा होगा, जो भी आप पे दोगे, वो मार्केट सिनेरियोस के अकॉर्डिंग दोगे। मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सब क्या दे रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, जो भी आपको मार्केट से डाटा मिलेगा, सैलरी सर्वे वगैरह करवाओगे, मार्केट रिसर्च करवाओगे कि इस रेंज के विद इन ये जॉब रहती है, तो उस अकॉर्डिंग आप पे दे दो। इक्विटी बेस्ड अप्रोच, इक्विटी बेस्ड अप्रोच क्या होता है कि जो कंपनी है वो इक्विटी के बेसिस पे, कंपनी की फिलॉसफी इक्विटी के बेसिस पे होती है। तो एग्जीक्यूटिव फेयर इज रिलेटिव टू अदर इंप्लॉयज, कि बाकी इंप्लॉयज को ये मिल रहा है, हमारे इंप्लॉयज को ये मिल रहा है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को ये मिल रहा है, इनके बीच में हमें क्या रखनी है, इक्विटी रखनी है। सो ये इक्विटी के बेसिस पे कंपनी पे करती है।
लास्ट वन इज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या होता है कि वो पर्सन जो है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो कितने की इकोनॉमिक वैल्यू लेके आ रहा है, कि उस बंदे की आने की वजह से कंपनी में कितने के रिवेन्यूज बढ़े हैं, कितने प्रॉफिट्स बढ़े हैं, कितनी ग्रोथ बढ़ी है, उस बेसिस पे उसकी पे डिसाइड की जाती है। सो 6 पर्सपेक्टिव्स हैं किसी की भी वैल्यू डिसाइड करने के लिए: टॉप डाउन, बॉटम अप, बजट अप्रोच, मार्केट बेस्ड अप्रोच, इक्विटी बेस्ड अप्रोच एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अप्रोच। तो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस इन अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन यूज करती है टू डिसाइड द एग्जीक्यूटिव वे डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रायोरिटीज एंड सर्कमस्टांसेस। क्लियर हो गया? इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, आप किसी के भी उसमें लिख के आ सकते हो अप्रोचेस। तो अभी हम कंपेंसेशन पढ़ेंगे 5 स्पेशल ग्रुप्स की: कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, सीनियर मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स एंड नॉलेज वर्कर्स एंड R&D स्टाफ। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट डायरेक्टर से। सो देखो, जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स है वो कौन होते हैं? कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स का काम होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी का मेन काम क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को ओवरसी करना। सो कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। सो शेयर होल्डर्स के बिहाफ में मैनेजमेंट के बहुत सारे डिसीजंस कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स लेते हैं। सो सबसे पहले हमें कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स की कंपनसेशन पे आना है। कंपनसेशन एलिमेंट्स पे हम आएंगे, बट उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स हैं वो क्या काम करते हैं। सो कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स का काम आपको याद नहीं करके जाना है, जैसे आपको जनरली वैसे भी पता है कि डायरेक्टर्स क्या काम करते हैं, वही सारे पॉइंट्स हैं। बस एक बार मैं ओवरव्यू सा दे दूं थोड़ा सा कि कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जो कंपनी की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है या गोल्स है उसको सेट करते हैं, अपॉइंट भी करते हैं और इवैल्यूएट भी करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ सीईओज वगैरह को जो अपॉइंट करने का काम होता है वो यूजुअली कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स करते हैं, एंड अदर टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट एंड इवैल्यूएट करने का काम भी कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स करते हैं। उसके अलावा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या रिस्क मैनेजमेंट है उसको भी रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि सारी चीजें सही हो रही है। मतलब मेन सब जो मेन काम होते हैं ना, जो ऊपर से आराम से कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स करते हैं। वैसे तो इन्होंने अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय बंदे रखे होते हैं वो सारा काम करने के लिए, बट जो मेजर ऊपर वाली चीज है, साइन मारने वाला, वो कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स का काम होता है। ये देखते हैं कि कंपनी की जो एथिक्स है वो सब हो रही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है, मेजर इन्वेस्टमेंट्स या एक्विजिशंस कहाँ हो रही है, ठीक है, कंपनीज की कंपेंसेशन और इंसेंटिव सबको दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे, गाइडेंस एंड ओवरसाइट का काम ये करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, रिव्यू करते हैं एंड अप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स में। इनका अप्रूविंग का ही काम होता है, रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग का काम होता है। एंड देखते हैं कि जो इफेक्टिव गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं वो कैसी हैं, बोर्ड का कंपेंसेशन कंपोजिशन कैसा है। सो मेन इनका काम क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स जो भी हैं कंपनी के, वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ सीईओज एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि मेजर इन्वेस्टमेंट्स या एक्विजिशंस कहाँ हो रही है, और गाइडेंस देते हैं और ओवरसाइट करते रहते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू एंड अप्रूव करते हैं, और बोर्ड का कंपोजिशन देखते हैं। तो मेजर यही चीजें करते हैं। तो अब इनका जो कंपेंसेशन प्लान होगा ना, बाकी चीजें तो कॉमन ही होती हैं जो नॉर्मल इनकी पे वगैरह होती है, बट कुछ चीजें ना जो डिफरेंट होती हैं कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स की कंपेंसेशन में, वो बता रही हूँ। सबसे पहले है रिटेनर फी। कुछ इनको ना फीस दी जाती है। तो पहले आप 4 तरह या 5 तरह की फीस याद रख लो जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स को मिलती है यूजुअली: रिटेनर फी, मीटिंग फी, कमेटी चेयर फी, कमेटी मेंबर फी, उसके बाद है एडिशनल फी। ये 5 फीस याद रख लो जो आपके आंसर राइटिंग को इंप्रेसिव बना देगी: रिटेनर फी, मीटिंग फी, कमेटी चेयर फी, कमेटी मेंबर फी, एडिशनल फी। ठीक है, उसके बाद है बोर्ड एंड कमेटी रिटेनर्स, नॉन कैश बेनिफिट्स बहुत सारे दिए जाते हैं, इक्विटी बेस्ड कंपेंसेशन दी जाती है। ये सारे कॉमन से हैं, ये तो आप एलिमेंट्स में से उठा लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीटेडली मेंशन नहीं करा। तो एलिमेंट्स में जितने भी हमने पढ़ रखे हैं, सैलरी, वो अदर अलाउंसेस, फ्रिंज बेनिफिट्स, ये सब लिख के आ सकते हैं। उसके अलावा तो मेन ये जो अलग वाले हैं वो मैंने यूजुअली यहाँ पे मेंशन करे: रिटेनर फी, मीटिंग फी, कमेटी चेयर फी, इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे स्टॉक ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि यूजुअली ये ना हो कि सिर्फ ये डायरेक्टर इंटरेस्ट पे चलते रहे, ये शेयर होल्डर्स के बारे में भी सोचें प्रॉपरली, इस वजह से दिए जाते हैं। ठीक है, सो रिटेनर फी, मीटिंग फी, कमेटी चेयर फी, कमेटी मेंबर फी, एडिशनल फी, और बोर्ड एंड कमेटी रिटेनर्स, इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन एंड नॉन कैश बेनिफिट्स, वही इंश्योरेंस कवर वगैरह, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह, अदर फैसिलिटीज वगैरह। तो आप ये लिख के आ सकते हो। क्लियर हो गया? आई होप सबको ये समझ आ गया होगा कि कॉर्पोरेट डायरेक्टर की कंपनसेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अलावा ये ना मैंने इकट्ठे बना दिया चीफ एग्जीक्यूटिव्स का और सीनियर मैनेजर्स का, क्योंकि यूजुअली इनकी जो कंपनसेशन है वो सेम होती है, थोड़ी बहुत बस उनका कम पर्क्स दिए जाते हैं सीनियर मैनेजर्स को, और सीईओज को ज्यादा पर्क्स दिए जाते हैं। सो सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव और सीनियर मैनेजर्स के क्या क्या कंपनसेशन के कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से मेंशन करे हुए हैं, आप एक बार देख लो। एक तो बेस सैलरी मिलेगी, ऑब्वियसली बेस सैलरी तो सबको ही मिलती है, वो हम उसमें भी लिख सकते हैं डायरेक्टर्स में। ठीक है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ये क्लियर हुआ। उसके बाद एनुअल बोनस दिया जाता है, एनुअली जो वो काम कर रहे हैं उस बेसिस पे उनको बोनस दिया जाता है। इक्विटी ग्रांट्स दी जाती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स एंड पर्क्स दिए जाते हैं, सिवरेंस एंड चेंज इन कंट्रोल प्रोविजंस दी जाती हैं।
तो यूजुअली ये सारे कंपोनेंट्स हैं वही सेम चीजें हैं, बार बार रेपिटेटिव ही हमें पढ़नी है। तो बेस सैलरी दी जाती है सबसे पहले सीईओज की कंपेंसेशन को या सीनियर मैनेजर्स को, बेस कंपेंसेशन होगी। उसके बाद शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव मतलब अगर वो शॉर्ट टर्म में कोई गोल पूरा करते हैं तो इंसेंटिव दिए जाते हैं, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, वो कैश बेस भी हो सकते हैं, इक्विटी बेस भी हो सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म इंसेंटिव दिए जाते हैं लाइक स्टॉक ऑप्शंस, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, परफॉर्मेंस शेयर्स वगैरह, ये सब चीजें। एनुअल बोनस, अगर कोई सीईओ अच्छा परफॉर्म करता है एनुअली तो एनुअली बोनस दिया जाता है। उसके अलावा इक्विटी ग्रांट्स दी जाती हैं बियॉन्ड द लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स, कि अगर वो कोई माइलस्टोन वगैरह अचीव करते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तो उन्हें इक्विटी ग्रांट्स भी दी जाती है, बहुत सारे और बेनिफिट्स एंड पर्क्स दिए जाते हैं। ये वही सारे हेडिंग्स है जो आपको एलिमेंट्स में मैंने बताया है, वही सारे लिख के आने हैं। इसमें आएगा हेल्थ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, कार दे दी, घर दे दिया, अदर पर्क्स दे दिए, मतलब सब कुछ काइंड ऑफ कंपनी ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। और अदर चीजें दे दी, प्रोविजंस दैट आउटलाइन अ कंपनसेशन अरेंजमेंट्स इन द इवेंट ऑफ टर्मिनेशन और चेंज इन कंट्रोल मैनेजमेंट, मतलब एक कंपनसेशन दी जाती है कि अगर हमने आपको हटाया तो आपको इतना पैसा एज अ मुआवजा दिया जाएगा, तो ये सब चीजें हुई दी जाती हैं, ठीक है, चेंज इन कंट्रोल प्रोविजंस। सो जो सीईओ की कंपनसेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर वेरी कर सकती है कि कंपनी का साइज क्या है, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, क्या इंडिविजुअल नेगोशिएट कर रहा है। सो यूजुअली स्पेसिफिक मिक्स एंड अमाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वेरी करती हैं। और जो सीईओ की कंपनसेशन है उसमें रेगुलर स्क्रूटनी होती रहती है, बहुत सारी रेगुलेटरी नॉर्म्स या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस होती हैं ताकि कोई भी इंटरेस्ट वायलेट ना हो। तो अभी हमने उसका पढ़ लिया, डायरेक्टर का पढ़ लिया, और एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर मैनेजर्स का पढ़ लिया। वही सारे सेम पॉइंट्स हैं, बस इसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड सीनियर मैनेजर्स में है ना, आप ये 2 पॉइंट्स लिखाना मेजरली, एनुअल बोनस, इक्विटी ग्रांट्स एंड चेंज इन प्रोविजन के पॉसिबिलिटीज होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है कंपनसेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज वर्कर्स एंड R&D स्टाफ। देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी एड अप नहीं किया है, बार बार क्यों ही पढ़ना है हमने, जो मैंने आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं ना कंपनसेशन में कि कंपनसेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, वही सारी चीजें इनको दी जाती हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट किसी को कुछ दिया जाएगा, थोड़ा बहुत प्रोपोर्शंस का फर्क होगा। यूजुअली इनका जो CTC होता है, मतलब कॉस्ट टू कंपनी होती है, उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। सो प्रोफेशनल्स नॉलेज वर्कर्स जनरली हैव हायर कंपनसेशन, ऑब्वियसली जो जिनके पास अच्छी पोजीशंस होंगी, जिनके पास ज्यादा स्पेशलाइज नॉलेज होंगी, उनके पास हायर पोजीशंस होंगी। और जो R&D का स्टाफ होगा, R&D स्टाफ मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्टाफ होगा, जिनके पास एडवांस्ड डिग्रीज होंगी और स्पेशलाइज स्किल होंगी, उनके पास भी बहुत अच्छी कंपनसेशन होगी, हाई कंपनसेशन होगी। सो दीज फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ स्पेशल कंपनसेशन बिकॉज इनके पास हाई स्किल्ड है या हाईली क्वालिफाइड है, हाईली डिग्री है इनके पास, और हाईली स्पेशलाइज स्किल्स भी हैं। उसके बाद ये तो हमारे हाई स्टाफ हो गए। उसके बाद ना सेल पर्सन होता है कंपनी में, जो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि सारी सेल पर्सन ने करनी है ना। तो सेल पर्सन को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है कंपनी के लिए, ताकि वो उनको अट्रैक्ट भी कर सके और उनको रिटेन करके भी रख सके। सो सेल्स कंपनसेशन प्लान इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में से, और इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें मैंने बहुत अच्छे पॉइंटर्स ऐड करे हैं, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो सेल्स कंपनसेशन प्लान क्या होता है? सेल्स कंपनसेशन प्लान इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दैट आउटलाइंस कि जो सेल्स प्रोफेशनल है किसी भी कंपनीज को, उनको कैसे रिवॉर्ड किया जा रहा है, किस बेसिस पे उन्हें पे दी जा रही है, ताकि वो ड्राइव करे रिवेन्यू ऑफ द कंपनी को। सो एक वेल स्ट्रक्चर्ड सेल्स प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस हाईली मोटिवेटेड रहे, और कंपनी जो अपना टॉप सेल्स टैलेंट है ना, उसको अट्रैक्ट भी करके रख सके और उसको रिटेन भी करके रख सके। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिस बेसिस पे जो कंपनीज हैं वो अपने सेल्स पर्सन को पे कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो उनको कंपनी वालों ने बोल दिया कि हम आपको सिर्फ बेसिक सैलरी देंगे, या तो ये प्लान हो सकता है, या फिर वो बोले कि हम आपको गारंटीड बेस सैलरी तो देंगे ही देंगे, उसके अलावा हम आपको कमीशन देंगे। या तो फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है, या उसके अलावा अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करोगे हम आपको बोनस देंगे। या एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करोगे इतना परसेंट तो हम कमीशन देंगे और ये आपको बोनस भी देंगे, या फिर हम आपको सिर्फ कमीशन बेसिस पे हायर कर रहे हैं, या फिर कॉम्बिनेशन प्लान हो सकते हैं। तो अलग अलग बेसिस पे सेल्स फोर्स को पे किया जा सकता है। वो ये वाले 5 पॉइंट्स आप लर्न करके आ सकते हो, या फिर कोई और पॉइंट्स आपके माइंड में है आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हो, ठीक है। तो गारंटीड बेस सैलरी प्लस कमीशन, गारंटीड बेस सैलरी प्लस बोनस, गारंटीड बेस सैलरी प्लस कमीशन प्लस बोनस, कमीशन ओनली या कॉम्बिनेशन प्लान। और जो ये सेल्स का कंपेंसेशन पैकेजेस है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अप्रोचेस आप वही लिख के आ सकते हो, बाकी जो और चीजें हैं वो लिख सकते हो कि जो सेल्स प्रोफेशनल है वो कितना क्वालिफाइड है, उसका नेचर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या पे कर रहे हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, प्रोडक्ट वो कितने की बेच रहा है। तो ये बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड फैक्टर्स हैं जो सेल्स का कंपनसेशन प्लान डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। सो आप बेसिक प्लान्स थोड़े से देख सकते हो, गारंटीड बेस सैलरी प्लस कमीशन, गारंटीड बेस सैलरी प्लस बोनस, गारंटीड बेस सैलरी प्लस कमीशन प्लस बोनस, कमीशन ओनली या कॉम्बिनेशन प्लान्स। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज
इंटरनेशनल कंपनसेशन कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो इंडिया में जॉब करता है और उसको कंपनी वाले ऑफर करते हैं कि आप इंडिया से छोड़ के लंदन में चले जाओ, हम आपको अच्छा पैकेज देंगे, वहां जाके सेम कंपनी में हमारे काम करो। दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल कंपनसेशन जिसकी हम बात करें। इसको हम एक्सपैट्रिए पे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एक्सपैट्रिए पे। इंटरनेशनल कंपेंसेशन सिस्टम मतलब एक्सपैट्रिए पे सिस्टम मतलब है कि कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय को हु आर वर्किंग आउटसाइड देयर होम कंट्री, कि कोई भी पर्सन अगर अपनी होम कंट्री से बाहर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई इंडिया का पर्सन है, उसको ऑफर आ गया कि आप लंदन जाके काम करो, उनको हम एक्सपैट्रिएट्स कहते हैं और उनको हम एक्सपैट्रिए पे देते हैं। सो उनको काम असाइन हो सकता है डिफरेंट कंट्री में फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि आप कुछ महीने या कुछ सालों के लिए वहां पे जाओ, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। सो इंटरनेशनल पे सिस्टम या एक्सपैट्रिए पे पैकेजेस आर डिजाइन यूनिक, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को चैलेंजेस या कंसिडरेशंस देनी पड़ती है अगर वो पर्सन फॉरेन कंट्री में जाके काम कर रहा है। सो इंटरनेशनल पे सिस्टम या एक्सपैट्रिए पे सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी, पहले हम इनके टर्म्स याद कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। नॉर्मली आप जनरली सोच के देखो, बेस सैलरी तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा अगर वो लंदन जा रहा है, कोई भी कंट्री में जा रहा है, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, सो कॉस्ट ऑफ लिविंग का अलाउंस दिया जाता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अलाउंस है हार्डशिप अलाउंस, कि उस पर्सन को वहां पे जाके बहुत सारे चैलेंजेस होंगे तो हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है। टैक्सेस में बहुत ज्यादा फर्क होगा तो पर्सन डिसएडवांटेजेस या एक्सेसिवली बर्डन ना फील करे, सो टैक्स इक्वलाइजेशन करी जाती है। हाउसिंग और रीलोकेशन में असिस्टेंस, अब वो घर छोड़ के जा रहा है, अपनी फैमिली छोड़ के जा रहा है, यहाँ पे उसका रहने का कोई खर्चा नहीं था, वहां पे इतने सारे खर्चे हैं, वीजा की खर्चा, इमिग्रेशन का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे, रीलोकेशन का खर्चा, तो वो सारा खर्चा भी कंपनी देती है। एजुकेशन असिस्टेंस, ऑब्वियसली वो अकेला तो जाएगा नहीं, अपनी फैमिली को भी लेके जाएगा, बच्चों की स्कूलिंग का भी खर्चा होता है, ये सब खर्चे भी दिए जाते हैं। और कई बार कंपनी ना डबल पे भी दे देती है, क्योंकि आपके जो स्पाउस है वो यहाँ पे अर्न कर रहा है, तो आप कंपनी चाहती है कि दोनों वहां जाओ, तो दोनों का कई बार कंपनी भी दे देती है। तो होम लीव एंड ट्रेवल अलाउंसेस देती है, हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट्स देती है, और रीपैट्रिएशन असिस्टेंस, कि कई बार एम्प्लॉय वापस आता है कंट्री में तो उसको नई अपॉर्चुनिटीज देने में भी हेल्प करती है। सो मेजर ये चीजें हैं, बेस सैलरी, cost of living allowance, hardship allowance, tax equalization, housing and relocation assistance, education assistance, home leave and travel allowance, हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट्स एंड रिपैट्रिएशन असिस्टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम बेस सैलरी की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, हम लंदन के एग्जांपल लेके चलते हैं कि इंडिया से लंदन पोस्टेड हो गया कि लंदन आप जाके काम करो, तो उसको बेस सैलरी तो मिलेगी उसकी क्वालिफिकेशन स्किल्स के हिसाब से या प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। हाउएवर जो बेस सैलरी है वो भी थोड़ी सी कंपनी एडजस्ट कर देती है कॉस्ट ऑफ लिविंग के डिफरेंसेस को देख के, क्योंकि जो होम कंट्री है और जो होस्ट कंट्री है उनके बीच में बहुत सारी डिविजन होती है। अब जो लंदन है वहां पे चीजें बहुत महंगी हैं, घर बहुत महंगे हैं, तो उस अकॉर्डिंग कंपनी कंपेंसेट करती हैं। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग का बहुत ज्यादा फर्क है होम कंट्री में और होस्ट कंट्री में। सो कंपनीज कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी देती है, बेसिकली जो हाउसिंग कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन का बहुत फर्क होगा, जो मेजर ग्रोसरीज हैं, फूड है या एसेंशियल आइटम्स है, उसमें बहुत फर्क होगा, सो कंपनी उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दे देती है। उसके अलावा पर्सन अपनी होम कंट्री छोड़ के होस्ट कंट्री में जा रहा है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, लिविंग में भी वर्किंग में भी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंट्री में चला गया जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो होती है, बहुत सारी हार्डशिप्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर होगा, ऑब्वियसली लैंग्वेज अलग होगी, इन्वायरमेंट अलग होगा, तो बहुत सारी हार्डशिप्स उसको फेस करनी पड़ेगी, बट वो कंपनी की वजह से डिस्प्लेस हो रहा है तो कंपनी को कंपेंसेट भी करना पड़ेगा, तो हार्डशिप अलाउंस देती है। उसके अलावा टैक्स इक्वलाइजेशन, कि टैक्सेस में बहुत ज्यादा फर्क है, ये ना हो कि वो वहां पे जाके जो आपका एम्प्लॉय है वो बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेजेस और ओवरली बर्डन फील कर रहा है, क्योंकि टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा डिफरेंट है होम और होस्ट कंट्री में। तो कंपनी प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके हाइपोथेटिकली टैक्स लाइबिलिटीज अगर होती है तो उसको एडिशनल टैक्स लाइबिलिटीज देती है अगर वो वर्किंग अब्रोड करता है। उसके अलावा वो बंदा अपना घर छोड़ के जा रहा है, इतना सब कुछ छोड़ के जा रहा है, तो हाउसिंग के बहुत सारे एक्सपेंसेस है और रीलोकेशन के, वहां पे जाके वो रेंट पे भी रहेगा, यूज भी करेगा सामान, सूटेबल अकोमोडेशन फाइंड करने में भी उसकी बहुत ज्यादा भकाई होने वाली है। उसके अलावा शिपिंग के खर्चे हैं, सामान को इतना सारा सामान है वहां जा रहा है तो शिपिंग में भी दिक्कत आएगी, वीजा और इमिग्रेशन की फीस भी लगेगी, ओरिएंटेशन सपोर्ट भी लगेगी। सो ये जो जितना भी रीलोकेशन का और हाउसिंग का असिस्टेंस है ये भी कंपनी थोड़ा प्रोवाइड करती है। उसके अलावा अगर फैमिली मेंबर साथ में जा रहे हैं तो एजुकेशन असिस्टेंस देती है, क्योंकि जो बच्चे हैं उस पर्सन के वो भी होस्ट कंट्री में जाके पढ़ेंगे तो उनको सब्सिडाइज करती है ट्यूशन फीस को फॉर द इंटरनेशनल स्कूल्स बाय प्रोवाइडिंग द अलाउंसेस फॉर द एजुकेशनल एक्सपेंसेस एज वेल। उसके अलावा वो घर छोड़ के जा रहा है तो उसको होम लीव कर रहा है वो, तो ये तो है नहीं कि वो घर ही नहीं आएगा, तो कभी कभी घर भी आएगा तो रिटर्न होएगा अपनी होम कंट्री में टिपिकली वंस और ट्वाइस अ ईयर, तो उस वजह से
जब वो घर आएगा तो कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उनकी फैमिली और उसकी वो बियर करते हैं कंपनी वाले। होम लीव अलाउंस एंड ट्रेवल अलाउंस कि वो अगर 1 या 2 बार साल में वापस आ रहे हैं तो उनके फ्लाइट्स वगैरह के खर्चे भी कंपनी बेयर करेगी। ये सारी कंपनी के कॉस्ट है, उसकी वजह से ही वो पर्सन डिस्प्लेस हो रहा है। सो ये बाकी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना कंपेंसेट करी, दैट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। ये यूजुअली क्या क्या चीजें हो सकती हैं उस बेसिस पे ऐड करी गई है लिस्ट में, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं टू द पर्सन एंड देयर डिपेंडेंट्स व्हाइल वर्किंग अब्रोड। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गया, मेडिकल इवैल्यूएशन वगैरह, ये सब मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है इन द होस्ट कंट्री। अब इन केस फॉर एग्जांपल असाइनमेंट खत्म हो जाती है और कंपनी ऑफर कर सकती है कि अगर आप वहीं रहना चाहते हो वहीं रहो, बट अगर आपने रीपैट्रिएट करना है मतलब वापस इंडिया आना है तो आप रीपैट्रिएट करके इंडिया वापस आ सकते हो, ट्रांजिशन बैक टू देयर होम कंट्री कर सकते हो। और अगर आप वापस आते हो या तो अपने उसमें ही जॉब दे दे या उनकी प्रॉपर करियर काउंसलिंग करे या न्यू अपॉर्चुनिटीज दे, न्यू जॉब विद इन द कंपनी भी हो सकती है, आउटसाइड ढूंढने में भी हेल्प कर सकती है और बहुत सारी और चीजों के साथ इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। सो अगर वो रीपैट्रिएशन बाद में ऑफर होती है उसमें भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कंपनीज। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट जो इंटरनेशनल पे सिस्टम होता है या एक्सपैट्रिएट पे सिस्टम होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री में है, कौन सी कंट्री में जा रहा है, क्या कंपनी की पॉलिसीज हैं। प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है कि ग्लोबल मोबिलिटी सर्विसेज क्या है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के थ्रू, प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू, लोकल लॉज रेगुलेशंस, हर एक चीज डिसाइड करने के बाद ही कॉम्पिटिटिव कंपेंसेशन प्लान डिसाइड किया जाता है फॉर द एक्सपैट्रिएट एम्प्लॉय। क्योंकि अगर इतना अच्छा नहीं होगा पैकेज, कंपनी वाले के जो एम्प्लॉयज है वो मना ही कर देंगे, भाई हमें नहीं जाना, बेशक आप हमें डबल द सैलरी दे रहे हो, मुझे नहीं जाना वहाँ क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा खर्चा है। तो कंपनी इतना अट्रैक्टिव ये पैकेज बनाते हैं कि लोग ना मान ही जाते हैं कि हाँ हम चले ही जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसे कंपनीज उन पैकेजेस को अट्रैक्टिव बना रहे हैं। अब जब एक्सपैट्रिएट पे का पैकेज डिजाइन किया जाता है ना तो 4 अप्रोचेज हैं बेसिकली। ये अप्रोचेज के नाम वैसे ही लर्न कर जाना अपने आंसर को लेंथी बनाने के लिए कि अप्रोचेज टू डिजाइनिंग एक्सपैट्रिएट पे सिस्टम, होम कंट्री बेस्ड अप्रोच, पोस्ट कंट्री बेस्ड अप्रोच, ग्लोबल अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच। तो ये 4 अप्रोचेज है बेसिकली। जब एक्सपैट्रिएट पे डिसाइड होती है तो होम कंट्री के बेसिस पर, सैलरी के बेसिस पर कि जो होम कंट्री में अर्न कर रहा है उसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह ऐड करके, सब कुछ ऐड करके जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस बेसिस पे होम कंट्री की सैलरी के बेसिस पे पे डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट इज होस्ट कंट्री अप्रोच। होस्ट कंट्री में जो होस्ट कंट्री में अलाउंसेस चल रही हैं, बाकी जो उनके हार्डशिप्स वगैरह, उस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ग्लोबल अप्रोच में स्टैंडर्डाइज जो सैलरी या स्टैंडर्डाइज जो सैलरी पैकेजेस होते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर वर्किंग, ग्लोबल अप्रोचेज होती है कुछ, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। और बैलेंस शीट अप्रोच में क्या किया जाता है, कंपेंसेशन प्लान बनाया जाता है कि जो परचेजिंग पावर है होम कंट्री की, मेजरली हमें यही करना होता है ना कि जो परचेजिंग पावर है होम कंट्री की उसको हमने इक्वल बनाना होता है विद द होस्ट कंट्री। सो इस बेसिस पर जो पैकेज है वो डिसाइड किया जाता है। होम कंट्री अप्रोच, होस्ट कंट्री अप्रोच, ग्लोबल अप्रोच और बैलेंस शीट अप्रोच। और अब ना एक छोटे से टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं, दैट इज एक्सपैट्रिएट पे फिलॉसफी। कि इंटरनेशनल पे जब हम देते हैं तो उसमें ना पे फिलॉसफी में कुछ टर्म्स होती हैं। तो ये 4 टर्म्स हैं जो मेजरली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। ये एक्सपैट्रिएट पे फिलॉसफी का पार्ट है, दैट इज सैलरी बिल्डअप, सैलरी परचेजिंग पावर पैरिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कोला एंड एलएम लोकल मार्केट। ये 4 टर्म्स इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी फिलॉसफी की। तो थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लो कि इनकेस अगर कुछ आ जाता है तो हमें बेसिक पता हो। सैलरी बिल्डअप, सैलरी परचेजिंग पावर पैरिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, लोकल मार्केट, ठीक है। तो सैलरी बिल्डअप का मतलब होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी है उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया अलग अलग एलिमेंट्स में। उसकी वजह से बेस सैलरी हो गया, अलाउंसेस हो गया, बोनस हो गया, बेनिफिट्स हो गया। उसके बाद उस सैलरी को हमने बिल्डअप करा, मतलब छोटे छोटे ब्रेकडाउन से सैलरी को टोटल सैलरी तक हम पहुंचे एंड एलोकेट करें डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो सैलरी को बिल्डअप कर रहे हैं हम, सैलरी को पहले ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसके बाद उसको टोटल सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एसपीपी क्या होता है, एस ट्रिपल पी क्या होता है, सैलरी परचेजिंग पावर पैरिटी। ऑब्वियसली होम कंट्री और डिफरेंट कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होती है। तो मेजर आपने ये बहुत बार टर्म सुनी होगी, परचेजिंग पावर पैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो यहाँ की खर्चे और वहाँ के खर्चे उनमें जमीन आसमान का फर्क है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का फर्क है, करेंसी एक्सचेंज रेट का फर्क है। तो आप ऐसे सैलरी डिटरमाइन करते हो कि यहाँ के कितने रुपए वहाँ के कितने रुपए के इक्वल है, ताकि कंपेरेटिव लिविंग स्टैंडर्ड बंदा सेम लिविंग स्टैंडर्ड जी पाए। क्लियर हो गया सैलरी परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, मतलब उसको कितना एडिशनल पे करना चाहिए जितना उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग का फर्क है वो पूरा हो सके। कॉस्ट ऑफ लिविंग में फर्क हाउसिंग में भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, सारी चीजों में ही होता है यूजुअली, ठीक है। उसके बाद लोकल मार्केट क्या होता है, लोकल मार्केट टू द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। जो आपकी लोकल मार्केट की सिचुएशन है उसको आप देखते हो कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन में या कंट्री में। आप देखते हो कि क्या सैलरी लेवल्स है, जो आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना पैकेज दे रहे हैं, ताकि जो आपका टैलेंट है आप उसको रिटेन भी कर सको और अट्रैक्ट भी कर सको। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कंपनीज को ध्यान रखने पड़ते हैं जब भी वो इंटरनेशनल कंपेंसेशन देते हैं, ताकि वो फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरीज दे सके अपने स्टाफ को, कंसिडरिंग द लोकल मार्केट डायनामिक्स एंड परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ द कंट्री या ऑफ द सिचुएशन।
तो आई होप आपको ये यूनिट क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है आपको ये यूनिट समझाने का। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड इफ यू genuinely like the content, please share it with your friends and don't forget to like, share, subscribe and comment on the channel.